जय हिंद दोस्तों। स्टडी किंग बीके में आपका वेलकम है, वंदन है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है हिमांक का ऑर्नामेंट, ठीक ना। तो इसके पहले बाबू लोग हम लोग पढ़ लिए थे अणुसंख्य गुण। बताए थे हम लोग आपको कि अणुसंख्य गुण के प्रकार की अणुसंख्य गुण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जिसमें पहल का क्या था बाबू लोग, आप लोग बताइए क्या था पहल का। तो पहल का था वाष्प दाब का ऑर्नामेंट। पहल का क्या था बाबू लोग, वाष्प दाब का ऑर्नामेंट। और 2 नंबर में क्या था बाबू लोग, क्वथनांक का उन्नयन। 2 नंबर में क्या था, क्वथनांक का उन्नयन। अब हम लोग तीसरा का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, हिमांक का ऑर्नामेंट। तीसरा का क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, हिमांक का ऑर्नामेंट। और चौथा एक होता है प्रासरण दाब या परिसारक दाब भी उसे बोलते हैं, ठीक ना। आइए इससे हम लोग अच्छे ढंग से समझते। देखिए क्या कर रहा है हिमांक का ऑर्नामेंट। बाबू लोग हम लोगों के मेन टॉपिक क्या है, हिमांक का ऑर्नामेंट, ठीक ना। देखिए क्या हो रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में देखिए बाबू लोग हम लोग मतलब ये बोतल हो गया, ये आपको देखिए ये बोतल हो गया। इस बोतल में हम लोग कोई भी विलायक पदार्थ ले लिए, शुद्ध विलायक ले लिए। जब हम उसमें अवाष्पशील पदार्थ जो वाष्पित नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जो बाबू लोग विलयन का हिमांक होता है ना, जो विलयन का हिमांक होता है और शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है बाबू लोग, कम होता है। और एक लाइन में आप लोग समझिए कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जो विलयन का हिमांक होता है ना वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। तो हिमांक में इस होने वाली कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, हिमांक का ऑर्नामेंट बोलेंगे। हिमांक का ऑर्नामेंट बोलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, तो इसे बाबू लोग हम किससे सूचित करते हैं, इसे तो डेल्टा टीएफ द्वारा इसे सूचित किया जाता है, ठीक ना। देखिए माना विलयन का हिमांक, हम लोग बाबू लोग मान रहे हैं, ठीक ना, कि माना विलयन का हिमांक टीएस है तथा शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है बाबू लोग, टीओ है। हम माना विलयन का हिमांक क्या है बाबू लोग, टीएस है तथा शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, टीओ है, ठीक ना। तो देखिए इसलिए हिमांक का ऑर्नामेंट बराबर इसलिए हिमांक का ऑर्नामेंट यानी डेल्टा टी बराबर क्या होगा बाबू लोग, टीओ माइनस टीएस। काफी साफ साफ यहाँ लिखा है कि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है बाबू लोग, विलयन के हिमांक से अधिक होता है यानी विलयन का हिमांक क्या होता है बाबू लोग, कम होता है और शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए डेल्टा टीएफ यानी हिमांक का ऑर्नामेंट बराबर क्या होता है बाबू लोग, टीओ माइनस टीएस, ठीक ना। टीओ माइनस टीएस। इसके बाद अब देखिए बाबू लोग आपको हम हिमांक बता रहे हैं कि हिमांक किसे कहते हैं, ठीक ना। अब हम क्या बताएंगे बाबू लोग आपको, हिमांक। ये तो अच्छे तरह से आप समझ लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पित पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और इस हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक का ऑर्नामेंट कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या समझेंगे बाबू लोग, तो हिमांक समझेंगे, ठीक ना। तो देखिए बाबू लोग अब हम लोग क्या समझेंगे, हिमांक समझेंगे। हिमांक यानी क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको बाबू लोग, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। तो अब हिमांक कहते हैं किसे, मतलब अब हम आपको समझा दिए हैं क्या हिमांक का ऑर्नामेंट। तो हम सोचे कि हिमांक भी आपको समझा दें कि वो परिभाषा और अच्छे तरह से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो क्या अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए बाबू लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमांक पढ़ेंगे। क्या बाबू लोग पढ़ेंगे, तो हिमांक यानी क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं, कह रहे कि जब द्रव और ठोस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। किसे बाबू लोग कहते हैं, जब द्रव, समझिए आसान भाषा में, जब द्रव और ठोस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं उसी हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। आप लोग को बोलिएगा साम्यावस्था, ये जो वर्ड आ गया क्या बाबू लोग, साम्यावस्था किसे कहेंगे। तो हम आप लोगों को पीछे ही बता दिए थे कि साम्यावस्था किसे कहते हैं। कब बताए थे बाबू लोग, याद करिए आप लोग। हाँ देखिए एक लड़का कमेंट करा है कि सर जब आप क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा रहे थे तब किए थे, बहुत गुड, अच्छा बाबू लोग। देखिए तभी हम आपको बताए थे साम्यावस्था। देखिए फिर से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बार बार पूछिए, हम लोग बार बार बताएंगे हम आपको। देखिए साम्यावस्था किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अग्रिम अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की वेग इक्वल हो जाता है, यानी
जब कोई अभिक्रिया बाबू लोग होता है ना, देखिए कोई भी अभिक्रिया है, जब उसका अग्रिम अभिक्रिया, जब उसका अग्रिम अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों का ये जो वेग होता है ना बाबू लोग, जब इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, हिमांक का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, साम्यावस्था। तो जब द्रव और ठोस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं तो उसे ही हम लोग हिमांक कहेंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक ना। देखिए अरे कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए बाबू लोग क्या होता है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जल बाबू लोग 0 डिग्री सेल्सियस में मतलब हम लोग क्या होता है, बर्फ में बह जाता है, ठीक ना। देखिए अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। देखिए बाबू लोग हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, राउट का नियम, यानी किसके अनुसार राउट का नियम, तो हिमांक के अनुमान के अनुसार हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउट का नियम, ठीक ना। देखिए हिमांक के अनुमान के अनुसार बाबू लोग राउट का दो नियम होते हैं। कितना बाबू लोग नियम होता है, तो हिमांक के अनुमान के अनुसार राउट के दो नियम होते हैं। देखिए हम लोग पहल का नियम पढ़ेंगे, मतलब बारी बारी से दोनों नियम को पढ़ेंगे। तो पहल का नियम देखिए क्या कर रहा है, अरे कि पहल का नियम, हिमांक के अनुमान के लिए राउट का पहल का नियम, अरे कि किसी बिलियन के लिए हिमांक का अनुमान, कोई बिलियन है उसके लिए हिमांक का अनुमान, किसी बिलियन के लिए हिमांक का अनुमान मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। बाबू लोग एकदम अच्छे ढंग से आप लोग समझिए, अरे कि कोई भी बिलियन है, किसी बिलियन के लिए बाबू लोग जो हिमांक का अनुमान होता है ना, यानी डेल्टा टीएफ होता है ना, वो मोलर सांद्रण के, यानी मोलर सांद्रण मतलब छोटकी एम के क्या होता है बाबू लोग, तो समानुपाती होता है। कितना आसान है बाबू, किसी बिलियन के लिए हिमांक का अनुमान है, हिमांक का अनुमान मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी छोटकी एम के क्या होता है बाबू लोग, समानुपाती होता है। देखिए समानुपाती होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती एम। देखिए लिख भी दिए, अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती एम। तो देखिए आप लोग अच्छे ढंग से पढ़े होंगे कि डेल्टा टीएफ बराबर के, डेल्टा टीएफ बराबर के इंटू एम। जब इस समानुपाती के चिन्ह में हटी ना बाबू, जब इस समानुपाती के चिन्ह में हटी तो एकरा बदला में क्या बा, एकरा बदला में के आइल बा। हई जब समानुपाती के चिन्ह हटल बा ना, तो एगो कांस्टेंट आवेला, स्थिरांक आवेला, ओकरे बदला में क्या आइल बा बाबू लोग, तब के आइल बा। हमने के एगो स्थिरांक ले ली जाए, ठीक ना, कांस्टेंट ले ली जाए। तो ये डेल्टा टीएफ आ देखिए समानुपाती के चिन्ह हटल तक के आइल आ इनटू एम, तो जेम के तेम था, यानी एम हुआ। देखिए आपको तो हम अच्छे ढंग से बताएं, जहां डेल्टा टीएफ बराबर, जहां डेल्टा टीएफ बराबर क्या है बाबू लोग, हिमांक का अनुमान है, ये तो है बाबू लोग हिमांक का अनुमान, डेल्टा टीएफ बराबर हिमांक का अनुमान, के बराबर हिमांक स्थिरांक है जो आई ना बाबू लोग, है बोले ना एगो स्थिरांक आवेला, के कौन स्थिरांक बाबू लोग, क्या नाम देनी जा, तो हिमांक पढ़ते जा तो हिमांक स्थिरांक, अब क्वथनांक पढ़ती जाते एकरा क्या कहती जा, क्वथनांक स्थिरांक, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने के हिमांक पढ़ती जाता, के बराबर बाबू लोग हिमांक स्थिरांक। देखो छोटकी एम पता नहीं ना, छोटकी एम बाबू लोग क्या, मोलर सांद्रण, यानी मोलालता हमने के का बाबू लोग कहे जा, मोलर सांद्रण कहनी जा, ठीक ना। अच्छे ढंग से समझिए, यही करेंगे डेल्टा टी बराबर के इंटू एम, कितना आसान बात है। देखिए यहाँ से मैथमेटिकली आप लोग समझिए, देखिए जो मैथ के भाषा से आप लोग समझिएगा ना और अच्छा रहेगा। देखिए क्या है कि हिमांक का अनुमान मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। देखिए लिखा है ना, साफ साफ एक लाइन में यहाँ लिखा है, लेकिन वहाँ लैंग्वेज में लिखा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, दूसर का नियम पढ़ेंगे। इसका क्या बाबू लोग, दूसर का नियम पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए बाबू लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा नियम पढ़ेंगे, यानी हिमांक के अनुमान के लिए राउट का पहल का नियम तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब दूसरा का नियम पढ़ेंगे। देखिए दूसरा का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि किसी विभिन्न मतलब कि जब किसी अलग अलग पदार्थों के लिए, जब किसी अलग अलग पदार्थों के समाणविक मात्रा को, समाणविक मतलब जिसका समान अणु की मात्रा हो बाबू लोग, समाणविक मात्रा मतलब जिसकी समान अणु की मात्रा हुई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समाणविक मात्रा। कह रहे कि जब किसी विभिन्न, यानी जब कोई अलग अलग पदार्थों के समाणविक मात्रा को एक ही विलायक में, विलायक बाबू लोग एक ही होना चाहिए, एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में, कोई भी बाबू लोग हम विलायक लेंगे ना, एक ही विलायक लेंगे, एक ही विलायक लेंगे, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लेंगे। वही कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों के समाणविक मात्रा को किसी एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोला जाता है, एक निश्चित विलायक एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती है, तो सभी विलयनों का जो बाबू लोग हिमांक का अनुमान होता है ना, वह बराबर होता है। देखिए एक लाइन में आप लोग समझिए, कह रहा है कि किसी विभिन्न पदार्थों के समआण्विक मात्रा को, किसी विभिन्न पदार्थों के समआण्विक मात्रा को किसी एक ही विलायक में, किसी एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में,
किसी कोई विलायक बाबू लोग एक होना चाहिए, ठीक ना, किसी एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग उसको क्या बाबू लोग करेंगे, घोल देंगे, अलग अलग घोली जाती है, तो जो सभी विलयन है ना, तो सभी विलयनों का हिमान का अनुमान क्या होगा बाबू लोग, तो इक्वल होगा, अनुमान क्या होगा बाबू लोग, सभी विलयनों का हिमान का अनुमान बराबर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, हिमान के अनुमान के अनुसार राउट के द्वितीय नियम बोलेंगे। दो गो नियम आता है, कोई भी देखिए ये खोल कर नहीं अभी बोलता है ना कि हिमान के अनुमान के लिए आप लोग क्या लीजिए बाबू लोग, राउट के पहल का नियम लिखिए चाहे दूसरा का नियम लिखिए, कहेगा हिमान के अनुमान के लिए राउट के नियम को लिखे। आप दोनों नियम में से कोई भी नियम लिखते हैं तो आप गलत साबित नहीं होंगे, आपको एग्जामिनर भरपूर नंबर देकर ही जाएगा, ठीक ना, उसमें 1% का कटौती नहीं होगा। बट अगर नाम खोल कर दे देगा कि द्वितीय नियम को लिखिए तो आप लोग का दोनों समझा दिए अच्छे भाषा में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए बाबू लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पराशर पढ़ेंगे। 4 नंबर में हमको पढ़ना था पराशर दाब। पराशर दाब पढ़ने से पहले हम आप लोगों के सामने क्या लाए हैं, पराशर, इसलिए लाए हैं कि टॉपिक आपको अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए हम आपके सामने पहले लाए हैं पराशर। देखिए पराशर कहेंगे किसे, कह रहे कि विलायक के अणुओं का, जो बाबू लोग विलायक के अणु होता है वो वही बोल रहा है कि विलायक के अणुओं का अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर, देखो बाबू लोग अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागम्य झिल्ली मतलब किससे कहते हैं बाबू लोग, मतलब वैसा झिल्ली जिसमें मतलब आधा सुधा ही कोई भी पदार्थ पार हो सके, जिसमें केवल विलायक के अणु ही पार हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध परागम्य झिल्ली किसे कहते हैं, मतलब कि वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु, ये ऑब्जेक्टिव बाबू लोग बहुत वीवीआई पूछता है, ठीक ना, कि अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर गुजरता है या पार होता है, तो केवल किसका लगाना है बाबू लोग, केवल विलायक के अणु, केवल और क्या किसका बाबू लोग अणु, तो विलायक के अणु, ठीक ना, वही बोलता है कि किसी पर कि विलायक के अणुओं का अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर, ठीक ना, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाली स्वतः प्रवाह को या स्वतः गति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, पराशर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पराशर कहते हैं। एक लाइन में आप लोग समझिए, कह रहा है कि विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर, अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाली, किससे बाबू लोग, जो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गति होगा उसे ही हम लोग कहते हैं पराशर, ठीक ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं, ठीक ना। देखिए करेंगे यहाँ पराशर बाबू लोग 3 प्रकार का होता है, पराशर कितने प्रकार का होता है बाबू लोग, 3 प्रकार के। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये तीसरा का इसका प्रकार पूछता है, क्या बाबू लोग, तो उल्टा पराशर, ठीक ना। देखिए पहले का क्या कह रहा है कि बाह्य पराशर, बाबू लोग बाह्य पराशर हम लोग किससे कहेंगे, तो कहेंगे उससे कहेंगे बाह्य पराशर वैसा पराशर जिसमें जल का प्रवाह, वैसा पराशर जिसमें जल का प्रवाह बाहर की ओर होता है, वैसा पराशर जिसमें बाबू लोग जो जल होता है उसमें जल का प्रवाह बाहर की ओर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, बाह्य पराशर कहते हैं। तो आप अंत पराशर समझिए, वैसा पराशर की क्रिया जिसमें जल का प्रवाह, वैसा पराशर जिसमें जल का प्रवाह अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, क्या कहते हैं बाबू लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं अंत पराशर। अब अगला या उल्टा पराशर, बाबू लोग बहुत विधि है उल्टा पराशर। उल्टा पराशर हम आपको अभी बोर्ड पर सामने लिखने वाले हैं, तो उल्टा पराशर कहते हैं किसे, पहले आप लोग इसे समझ लीजिए, इसे हम लोग मुंह से आपको पहले समझा दे रहे हैं। देखिए जस्ट इसके विपरीत है, जस्ट इसके विपरीत है, कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, लेकिन उसमें क्या कहेगा कि वैसा पराशर जिसमें अधिक दाब आरोपित करने पर, वैसा पराशर जिसमें अधिक दाब हम लोग जब आरोपित करेंगे ना, तो जो जो पराशर की प्रक्रिया है, जो पराशर की क्रिया है वो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होने लगती है। जब हम लोग किसी पराशर पर मतलब अधिक प्रेशर देंगे ना, तो ठीक ना, वो क्या होगा बाबू लोग, उसका जो गति होगा ना, मतलब जो प्रवाह होगा वो शुद्ध ही कह रहा है कि विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होने लगेगा। इसमें क्या था बाबू लोग पराशर में कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर ना, उसमें उल्टा पराशर में हो जाएगा विलयन से शुद्ध विलायक की ओर, बस यही थोड़ा सा अंतर है। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, उल्टा पराशर कहेंगे। इसे प्रतिलोम पराशर भी कहा जाता है। इसका उपयोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, 30 एटम पर किया जाता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग आपको लिख के आपके सामने ये बताएंगे, ठीक ना। देखिए बाबू लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझेंगे उल्टा पराशर, ठीक ना, क्या समझेंगे, उल्टा पराशर, यानी उल्टा पराशर मतलब प्रतिलोम पराशर। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी विलयन पर, जब किसी विलयन पर उसके पराशर दाब से, जब कोई बाबू लोग कोई विलयन है
उसके परासर दाब से अधिक दाब हम लोग आरोपित करेंगे ना। जब कोई परासर दाब है, जब कोई विलयन पर उसके परासर दाब से अधिक दाब आरोपित करेंगे तो ये जो आरोपित करेंगे ना, तो देखिए करे कि परासर की जो क्रिया बा ना बाबू लोग, उ काची होखे लागी, उ विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होखे लागी। ओकरे के हमनी लोग क्या कहनी जानी कि ओकरे के कहनी जा उल्टा परासर। देखिए परासर से जस्ट विपरीत है बाबू लोग कि जब किसी विलयन पर उसके परासर दाब से, जब किसी विलयन पर कोई बाबू लोग विलयन है उसके परासर दाब से जब हम लोग अधिक दाब आरोपित करेंगे ना, बस परासर की जो क्रिया है ना वह विलयन से विलायक की ओर होने लगती है। वो किससे बाबू लोग, जो विलयन से किसकी ओर होने लगती है, विलायक की ओर होने लगती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा परासर कहेंगे। परासर के जस्ट उल्टा, यानी वो उसमें होता था शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, और इसमें क्या होगा बाबू लोग, इसमें होगा कि विलयन से विलायक की ओर होने वाली गति को हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, उल्टा परासर कहते हैं। इसे प्रतिलोम परासर भी कहा जाता है। इसे बाबू लोग क्या कहेंगे, इसे प्रतिलोम परासर भी कहेंगे। देखिए इसका उपयोग लिखा रहा है, देखिए इसका उपयोग स्टार मान के आप लोग लिख लीजिएगा। इसका उपयोग, इसका मतलब किसका, उल्टा परासर का। इसका उपयोग समुद्री नमक प्राप्त करने में किया जाता है। समुद्री नमक वो समुद्री नमक इसका उपयोग प्राप्त करने में किया जाता है। किसका, उल्टा परासर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, समुद्री नमक प्राप्त करने में। 30 एटम पर बाबू लोग, 30 एटम पर हम लोग क्या, समुद्री नमक प्राप्त करते हैं। याद कर लीजिएगा 30 एटम देता है, 30 एटम दाब पर, 30 एटम दाब, ATM, 30 एटम छोटकी ये रहेगा, छोटकी है, छोटकी टी, छोटकी एटम, 30 एटम दाब पर बाबू लोग, 30 एटम दाब पर क्या होता है बाबू लोग, तो समुद्री नमक प्राप्त किया जाता है। यही तो आपको उल्टा परासर है, कोई ज्यादा क्रिया विधि इसमें नहीं है, बस परासर के उल्टा कर दीजिए, बन गया क्या, उल्टा परासर। इसे हम लोग प्रतिलोम परासर कहेंगे। ये बाबू लोग क्वेश्चन भी आई है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछेगा उल्टा परासर ना, तो इसी का दूसरा नाम है विलोम परासर। बहुत बाबू लोग समझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बोल दिए आपको आगे वार्निंग दे दी, ठीक ना। तो देखिए बाबू लोग हम 4 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परासर दाब। क्या पढ़ेंगे, परासर दाब। देखिए परासर दाब कहते हैं किसे, देखिए आप लोग बारी बारी से इसको समझते जाइए। परासर दाब कहते हैं, देखिए करो, किसी द्रव का, किसी द्रव का, लोग पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए, पर किसी द्रव का वह स्थैतिक दाब, किसी द्रव का वह स्थैतिक दाब जो विलयन के अर्धपरागमी झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं से अलग करने पर प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, परासर दाब कहते हैं। देखिए लिख रहे हैं बोर्ड पर, किसी द्रव का वह स्थैतिक दाब, किसी द्रव का वह स्थैतिक दाब जो विलयन के अर्धपरागमी झिल्ली द्वारा अलग करने पर प्राप्त होता है, अलग करने पर प्राप्त होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, परासर दाब कहते हैं। परासर दाब कहते हैं। इसे परिसारक दाब भी कहते हैं बाबू लोग। हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, इसे परिसारक दाब भी बोलते हैं, लिख दे रहे हैं, इसे परिसारक, इसे परिसारक दाब भी कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है बाबू लोग, किसे याद रखिएगा, इसे पाई द्वारा सूचित
देखिए एक फॉर्मूला इसका होता है पाई बराबर CRT। ये फॉर्मूला कहाँ से आया सब बताएंगे आपको बारीकी से। देखिए पहले परिभाषा समझ लीजिए क्या कर रहा है। कह रहे कि किसी द्रव का वह अस्थैतिक दाब, किसी बाबू लोग कोई द्रव है हम लोग उस पर दाब डाल रहे हैं। कह रहे कि किसी द्रव का वह अस्थैतिक दाब जो विलयन के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा, किसी द्रव का वह अस्थैतिक दाब जो विलयन के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विलायक को अलग करने पर प्राप्त होता है। जब आप लोग अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विलायक हम लोग अलग करने पर प्राप्त जो मतलब जो प्राप्त होगा ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, परासरण दाब कहते हैं। और है कि किसी द्रव का वह अस्थैतिक दाब, किसी द्रव का वह अस्थैतिक दाब जो विलयन के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा, जो विलयन के अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अलग करने पर प्राप्त होता है। विलायक को हम लोग क्या बाबू लोग अलग कर लेंगे, जो प्राप्त होगा वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक ना। देखिए इसे परिसारक दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे परिसारक दाब भी कहते हैं। देखिए बाबू लोग एकरा के पाई द्वारा हमने ये सूचित करने जाए, यानी हमने के बाबू इसको पाई द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए पाई जो पाई है ना, इसे पाई द्वारा हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, इसे सूचित करते हैं। तो पाई यानी पाई मतलब परासरण दाब। देखिए पाई परासरण दाब, परासरण दाब यानी परासरण दाब यानी पाई बराबर क्या होता है बाबू लोग, CRT। CRT के मतलब अभी हम आपको समझा रहे हैं। पूरा CRT कहाँ से आया सब एक ही बात बताएंगे। देखिए बाबू लोग परासरण दाब चल रहा है, बहुत भी है ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है। अब इसका परासरण दाब कैसे आया पाई बराबर CRT, इसको हम अभी बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक ना। वो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का। तो अगर परासरण दाब पूछेगा तो 2 नंबर, अब परासरण दाब कहेगा और इसको सिद्ध करने का बोलेगा ना कि सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब एक असंख्य गुण है। अभी हम आपको आपके सामने बताएंगे वो क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको मिस नहीं करना है, रिवीजन करके घर से जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक ना बाबू लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू लोग, ये 5 मार्क्स लिख दिया आपको सामने। पूछे कि परासरण दाब किसे कहते हैं और सिद्ध करें कि परासरण दाब एक असंख्य गुण है। तो हम लोग परासरण दाब जस्ट इससे पहले पढ़े, जस्ट थोड़ा सा इससे पहले पढ़े हम लोग क्या, परासरण दाब। अब इसके देखिए परासरण दाब कैसे एक असंख्य गुण है आपको डिटेल में बताएंगे। बोले है ना कि पाई बराबर CRT कैसे आया, आपके अभी सामने हम बताएंगे। देखिए इसका एक होता है कि तोनु विलयन का वान ऑफ सिद्धांत, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तोनु विलयन के लिए वान ऑफ सिद्धांत। ठीक ना। देखिए तीन लोग इस सिद्धांत दिए थे। कौन कौन, पहले का बॉयल का वान ऑफ नियम, किसका बाबू लोग, बॉयल का वान ऑफ नियम। दूसरा का चार्ल्स का वान ऑफ नियम। तीसरा का एवोगाड्रो का वान ऑफ नियम। देखिए तीनों क्या क्या कर रहा है। बॉयल का वान ऑफ नियम कहता है ना बाबू लोग कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके विलय के मोलों के कोणों की, जो कोणों का संख्या होता है उसके बाबू लोग क्या होता है, समानुपाती होता है। जो बॉयल का वान ऑफ नियम होता है, कह कि किसी विलयन के परासरण दाब उसमें उपस्थित विलय के मोलों के कोणों के, विलय के मोलों के कोणों के सांद्रण के समानुपाती होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, बॉयल का वान ऑफ नियम। तो देखिए पाई समानुपाती C, तो आप लोग बोले हैं कि कोणों के सांद्रण को हम लोग n से सूचित करते हैं, लेकिन C आया कैसे, देखिए कैसे कि C बराबर होता है 1/v, तो इसलिए देखिए पाई समानुपाती 1/v। कैसे देखिए n बराबर जो होता है ना हम लोगों का n बराबर होता है 1/v। क्या होता है बाबू लोग, n बराबर 1/v होता है। ठीक ना, उल्टा होता है। ठीक ना। देखिए कह रहा है चार्ल्स के कह रहा है कि वान ऑफ नियम। देखिए चार्ल्स का वान ऑफ नियम क्या कहता है, कह रहा है कि किसी स्थिर विलयन के लिए परासरण दाब होता है ना बाबू लोग, परम ताप के समानुपाती है। जो T है ना बाबू लोग, यहाँ क्या होता है, परम ताप के समानुपाती। जो यह T है वह परम ताप है, वह ताप है। क्या है बाबू लोग, ताप है। कह रहा है कि किसी स्थिर विलयन के लिए मतलब कि जो परासरण दाब होता है ना बाबू लोग, तो परासरण दाब के क्या होता है, ये जो परम ताप होता है समानुपाती होता है, इसलिए क्या लिखा है, पाई समानुपाती T। ठीक ना। अब कह रहा है एवोगाड्रो का वान ऑफ नियम। कह रहा है कि देखिए 2 या 2 से अधिक स्वमोलर जो सांद्रण होते हैं ना, स्वमोलर आणविक सांद्रण होते हैं, जो मोलों के कोणों के सांद्रण के समानुपाती होता है। देखिए जो n से हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, सूचित करते हैं।
देखिए कर रहे हैं। अब तीनों नियम देखिए, हम इसको पहल का नियम दे दिए, इसको दूसरा का नियम दे दिए, इसको तीसरा का नियम दे दिए। जब तीनों नियम के बाबू लोग हम आपस में मिलाएंगे, तीनों नियम को हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, आपस में मिलाएंगे। देखिए पाई समानुपाती टी बटा में एन, देखिए पाई समानुपाती टी एन बटा में भी। खास की जब तीनों समीकरणों को हम लोग बाबू लोग आपस में मिलाएंगे ना, देखिए पाई ज्यों का त्यों, देखिए टी इसमें ऊपर में है ना, देखिए पाई समानुपाती क्या है बाबू लोग, टी। देखिए पाई समानुपाती एन, तो दोनों समानुपाती में ज्यों का त्यों है, लेकिन बाबू लोग बाटा में क्या है बाबू लोग, भी है। देखिए कहाँ है बाटा में, यहाँ भी है। पाई समानुपाती वन बटा में भी। देखिए सी बराबर होता है वन बटा में, देखिए भी, देखिए भी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ वन बटा में भी, और नहीं समझ में आ रहा है तो वन बटा में आप लोग क्या लिख दीजिए, भी लिख दीजिए। वन बटा में भी, देखिए टी जेम कहते हैं और एन जेम कहते हैं, कैसे ऊपर में समानुपाती हुए, जो वन बटा में भी है वो व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक ना। देखिए करेंगे पाई बराबर एन आर टी या बटा में भी। जब बाबू लोग हमको ये जो समानुपाती के चिन्ह हटा ना, तो एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है बाबू लोग, आर। यह एक गैस स्थिरांक है, क्या है बाबू लोग, यह एक प्रकार का गैस स्थिरांक है। ठीक ना। तो पाई बराबर एन आर टी बटा में भी। देखिए भाई समानुपातिया का जगह पर आर आया है, लेकिन सब जेम कहते हुए एन आर टी, एन आर टी जेम कहते हुए, इसके जगह पर समानुपाती के जगह पर क्या बाबू लोग आया है, आर आया है, अभी जेम का त्यों है। अब यहाँ समझिए एन बटा में भी, एन बटा में भी बराबर इक्वल कितना होता है, सी। एन बटा में भी बराबर कितना होता है बाबू लोग, सी। ये दोनों के बराबर क्या होता है, सी होता है। तो हेकरा हेकरा ही बराबर ही दोनों बा एन बटा में भी, एक बराबर का ही बाबू लोग, तो सी। तो देखिए पाई बराबर सी आर टी, हाथना हो गया सी, ऊपर आर है टी है, तो पाई बराबर सी आर टी। तो हमको यही सिद्ध करना था बाबू लोग, ये पराशर दाब है पाई बराबर सी आर टी, तो सिद्ध हो गया। और तो पराशर दाब एक बाबू लोग क्या है, अणुसंख्य गुण है। पराशर दाब क्या है, एक अणुसंख्य गुण है। ठीक ना। पाई बराबर सी आर टी, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि पाई बराबर क्या होता है, पी आर टी, सी आर टी, डी आर टी। आपको क्या लगाना है, पाई बराबर सी आर टी। कैसे कैसे आया आपको अच्छे ढंग से समझा दिए। ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। पाई समानुपाती टी है ना बटा में भी, देखिए एक बटा में भी है, कैसे भी नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती है। एन बटा में भी बराबर क्या होता है, सी। तो देखिए इसके जगह पर सी लिखे हैं, ए आर टी ज्यों का त्यों है। ठीक ना। आर एक का है वो लोग गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। ठीक ना। तो पाई बराबर सी आर टी, और तो पराशर दाबे अणुसंख्य गुण धर्म है। 5 नंबर आपको क्लियर। ठीक ना बाबू लोग। तो देखिए बच्चा लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिहिमीय विलयन। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, तो प्रतिहिमीय विलयन। देखिए बाबू लोग अच्छा क्वेश्चन, भी एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना। ये क्या नाम है बाबू लोग इसका, इस टॉपिक का, तो प्रतिहिमीय विलयन, प्रतिहिमीय विलयन। ठीक ना। तो देखिए प्रतिहिमीय विलयन कहेंगे किस, देखिए वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल और जल का मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, जो विलयन बनता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिहिमीय विलयन। वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल और जल से बने मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, प्रतिहिमीय विलयन कहते हैं। जो एथिलीन ग्लाइकोल है और जल है, इसका जो इससे जो मिलकर विलयन बनता है वो बाबू लोग -36 डिग्री सेल्सियस तक नहीं बनता है। देखिए बाबू लोग, आप बोलिएगा कि इसका क्या उपयोग है, क्या है क्या नहीं, ये बाबू लोग ऐसा चीज है ना कि इसका उपयोग हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जवान बर्फीले जगह में, जैसे हो गया ग्वालियर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वो सब बाबू लोग एक बर्फीला स्थान है, ठीक ना, जगह है, वहीं पर करते हैं। ताकि माइनस जब 36 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा ना बाबू लोग, तो अभी पर ही जमता नहीं है, बहुत बाबू लोग ये जमता नहीं है। आप लोग महीनों दिना, 2 महीना, साल हो, 6 महीने तक हमारे देश के सैनिक बर्फीले जगह में रहते हैं, वही चीज लेकर रहते हैं। ठीक ना। देखिए इस हम लोग लिखेंगे, अरे एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और जल से बने मिश्रण को ही, जल से बने मिश्रण को ही बाबू लोग हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण को ही क्या कहते हैं, प्रतिहिमीय विलयन कहते हैं।
प्रतिहिमीय विलयन बाबू लोग क्या करते हैं तब कहते हैं, ठीक ना। देखिए एथिलीन ग्लाइकोल ग्लाइकोल और जल का अनुपात -36 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जलता है। आपको समझा दिया पहले ही बाबू लोग कि प्रतिहिमीय विलयन किस पर कह रहे कि एथिलीन ग्लाइकोल और जल से बने मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग प्रतिहिमीय विलयन कहते हैं, प्रतिहिमीय विलयन कहते हैं। और एथिलीन ग्लाइकोल और जल का जो अनुपात होता है बाबू लोग -36 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता है, -36 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता है। हमारे देश के जवान इसी का प्रयोग करते हैं और महीनों 2 महीना 6 महीना तक बर्फीले जगह में बाबू लोग क्या करते हैं रहते हैं, ठीक ना, बर्फीले जगह में रहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग प्रतिहिमीय विलयन कहते हैं। कितना आसान है बाबू लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे प्रतिहिमीय विलयन कहेंगे, ठीक ना। देखिए बाबू लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे समपराशरी विलयन। क्या बाबू लोग पढ़ेंगे समपराशरी। समपराशरी आप लोग नाम से ही आंसर निकाला सीखिए, नाम से ही बाबू लोग आंसर क्या लिखा है यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं ना हिंदी का समपराशरी। देखिए सम मतलब क्या होता है बाबू लोग बराबर, सम मतलब बराबर और पराशरी, पराशरी मतलब पराशर, समपराशरी। वैसा विलयन देखिए चुटकी में आप लोग जान जाइए इतनी सी जब आप लोग क्या आप परिभाषा निकालना जानेंगे समपराशरी। सम मतलब बराबर और पराशरी मतलब आप लोग पराशर और विलयन मतलब विलयन होता ही है। तो वैसा देखिए वैसा विलयन जिसका सम, वैसा विलयन जिसका पराशर का बाबू लोग बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं समपराशरी विलयन। वैसा विलयन जिसका पराशर दाब बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं समपराशरी विलयन। देखिए वैसा विलयन लिखेंगे हम लोग क्या वो लोग लिखेंगे वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसका वैसा विलयन जिसका पराशर दाब, वैसा विलयन जिसका पराशर दाब बराबर हो या समान हो कह सकते हैं, समान हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन के लिए मोलर सांद्रण क्या होता है बाबू लोग, मोलर सांद्रण बराबर होता है, देखिए याद रखिएगा। देखिए समपराशरी विलयन पहले ही आप लोग बताए सम मतलब बराबर, पराशरी मतलब पराशर, विलयन मतलब विलयन। तो वैसा विलयन, वैसा विलयन बाबू लोग वैसा विलयन जिसका पराशर दर क्या हो बाबू लोग समान हो कह सकते हो बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग समपराशरी विलयन। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग समपराशरी विलयन। देखिए समपराशरी विलयन के लिए मोलर सांद्रण बाबू लोग मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण ना मोलर सांद्रण यानी मोलारिटी, ठीक ना बाबू लोग। मोलर सांद्रण क्या होता है बाबू लोग इक्वल होता है, बराबर होता है। समपराशरी विलयन के लिए बाबू लोग मोलर सांद्रण क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछ दिया है बाबू लोग, अच्छे ढंग से इसको पढ़िएगा। मोलर सांद्रण मोलर सांद्रण बराबर होता है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग समपराशरी विलयन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू लोग समदाबी, आपको समझा दे रहा है देखिए ना पहले समदाबी हम लोग किसे कहते हैं वैसा विलयन समदाबी जिसका क्या बाबू लोग वाष्प दाब बराबर हो, सम मतलब बराबर और दाबी वाष्प दाब जिसका वाष्प दाब क्या होगा बोलो बराबर हो हम लोग उसे क्या कहेंगे समदाबी, ठीक ना। तो हम लोग उसे लिख कर समझाएंगे, ठीक ना बाबू लोग, उसको अब लिख के आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। देखिए बाबू लोग क्या बोले हैं हम अब क्या पढ़ेंगे सम
दाबी विलयन, समदाबी विलयन। सम मतलब बराबर है जिसका दाब बाबू लोग क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर है जिसका दाबी, दाबी मतलब दाब, उसे क्या बाबू लोग कहते हैं, वो जिसका बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समदाबी विलयन। देखिए वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब, वाष्प, सम मतलब बराबर है, दाबी मतलब वाष्प दाब, वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, उसे हम लोग कहते हैं समदाबी विलयन। तो लिखेंगे हम लोग वैसा विलयन, क्या लिखेंगे बाबू लोग, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब, वाष्प दाब बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, उसे हम लोग कहते हैं क्या, समदाबी विलयन, उसे समदाबी विलयन कहते हैं। समदाबी विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब बराबर हो उसे समदाबी, और वैसा विलयन जिसका पराशर दाब बराबर हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। देखिए बबलू के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि जो हम लोगों का समदाबी विलयन है ना वह समपराशरी विलयन हो सकता है, जो समदाबी विलयन है वह समदाबी विलयन है जो वह समपराशरी विलयन हो सकता है, लेकिन जो समपराशरी विलयन होता है ना वह समदाबी विलयन नहीं हो सकता है। देखिए देखिए संपराश्री विलयन समदाबी हो सकता है, समदाबी हो सकता है। देखिए लोग संपराश्री विलयन समदाबी होता है, क्या लिखा है, जो संपराश्री विलयन होता है ना बाबू लोग वो क्या होता है, समदाबी होता है, लेकिन जो समदाबी विलयन है ना वो संपराश्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब होता है लेकिन आज कहता है ना कभी होता है भी और कभी नहीं भी होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं संपराश्री विलयन समदाबी होता है, लेकिन जो होता है ना जो समदाबी विलयन है ना और संपराश्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बाबू लोग पूछेगा नहीं, ठीक ना, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आपको बताते रहे, ये एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो बाबू लोग आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, हर टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक ना, इसीलिए हम आपको क्या पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। लेकिन वो क्वेश्चन एक नंबर बाबू लोग पूछता है वैसा विलयन जिसका पराशर दा बराबर उसे संपराश्री विलयन कहते हैं, वो क्वेश्चन भी आई ऑब्जेक्टिव में पूछा है, जाके आप लोग क्वेश्चन बैक देख लीजिए उस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। अब मोल उसमें बोलता है ना एक मोलर संदड़ वाला, वो भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, जाके आप लोग क्वेश्चन बैक देखिए तब तो ना आपको मालूम पड़ेगा कि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड क्या पढ़ाता है और क्या नहीं पढ़ाता है। जाइए वो आपका क्वेश्चन बैक से क्वेश्चन टच करेगा, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, समदाबी विलयन कहते हैं। कोई इसमें सोचने वाला समझने वाला कोई ज्यादा बात नहीं है, और जिसका वाष्प दाब बराबर रहेगा उसे समदाबी विलयन कहते हैं। संपराश्री विलयन समदाबी हो सकता है, समदाबी भी संपराश्री हो सकता है, लेकिन कभी होता है और कभी नहीं होता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने वाला बात नहीं है, ठीक ना। देखिए बाबू लोग अब हम लोग पढ़ेंगे अति पराश्री और अर्ध पराश्री किसे कहते हैं। अति पराश्री और अर्ध पराश्री, अति मतलब अधिक, अर्ध मतलब बाबू लोग कम, अति मतलब अधिक और अर्ध मतलब कम। तो देखिए ये क्वेश्चन से ही आपको बुझा रहा है कि वैसा पराशरण मतलब वैसा विलयन जिसका मतलब वैसा विलयन जिसका मतलब पराशरण अब अधिक हो उसे अति पराशरी है, जिसका कम हो उसे अर्ध पराशरी कहेंगे। तो देखिए लिख रहे हैं स्थिरता पर जब दो विलयनों में से, स्थिरता पर जब दो विलयनों में, स्थिरता पर जब दो विलयनों में से जिसका पराशर दाब अधिक होगा उसे अति पराश्री बोलेंगे, अधिक होगा उसे अति पराश्री, अति पराश्री, और जिसका कम हो और जिसका पराशर दाब कम हो, और हम लोग जिसका पराशर दाब कम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बाबू लोग क्या, अति पराश्री, बोले अर्ध पराश्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अर्ध पराश्री बोलेंगे।
देखिए कह रहा है कि वैसा ही कह रहा है स्थिरता पर जब 2 बिलियनों में से स्थिरता पर जब 2 बिलियनों में से जिस बिलियन का पराशर दाब बाबू लोग अधिक होगा उसे अति पराशरी, और जिस बिलियन का पराशर दाब कम होगा उसे अर्ध पराशरी कहेंगे। बस यही तो है अति पराशरी और अर्ध पराशरी, कोई समझने वाला इसमें नहीं। स्थिरता पर जब 2 बिलियनों में से जिस बिलियन का पराशर दाब अधिक, अति मतलब अधिक, उसे अति पराशरी है। जिन बिलियन का बाबू लोग पराशर दाब कम उसे अर्ध पराशरी बिलियन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना।